अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं अपना थोड़ा-सा एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। ये मेरी थर्ड अटेम्प्ट थी। इस दफ़ा तैयारी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी, बेहतर थी पहली 2 दफ़ा से। लेकिन वही बात है कि जब अल्लाह ने आपको पास कराना होता है, तो फिर चीज़ें आपके लिए आसान होना शुरू हो जाती हैं। मेरा जो हमारे दिन पेशेंट्स सीएमएच, एमएच, फॉर्टी फाउंडेशन, बीबीएच से आए और पॉलीक्लिनिक, इन 5 जगहों से पेशेंट्स आए थे। और तो देखे हुए तो इसमें से सीएमएच और एमएच का चक्कर लगाया था, बाकी फिर ऐसा देखे हुए नहीं थे। तो पहला मेरा पेशेंट था जो अ, उसका एक्सफिक्स लगा हुआ था और उसका रिस्ट ड्रॉप था। रेडियल नर्व की कंप्लीट इंजरी थी, लेकिन सेंसेशंस मीडियन अल्नर की भी डिक्रीज थी, तो कोई मिक्स पिक्चर थी, लेकिन रेडियल नर्व इंजरी कंप्लीट थी। तो उसके जो पहला केस था उसमें मैंने बाकी चीज़ें तो कर ली थी, लेकिन उसमें ना टनल मैंने मिस कर दिया था, जिस पे उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि अच्छा क्लिनिकली आप किस तरह असेस करेंगे रिकवर हो रहा है। मैंने कहा कि सर टनल करना चाहिए था, तो तुमने क्यों नहीं किया। मैंने कहा सर भूल गया। फिर अच्छा उसको 2 मंथ्स हुए थे, फिर अभी क्या करेंगे, तो मैंने कहा कि सर ये एक्सप्लोरेशन और नर्व क्राफ्ट की तरफ अभी मैं जाऊंगा। अभी रिपेयर का तो टाइम थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो कहते हो चलो ठीक है किससे लोगे। मैंने कहा सूरल नर्व चेक की। मैंने कहा नहीं की। तो बाकी ट्रांसफर्स की बात हुई, ब्रांड्स बॉयज जोन्स, अगर 12 मंथ्स हो गए हैं फिर क्या करोगे, फिर वो सारा बताया, फिर और क्या ऑप्शंस होती हैं। तो वही नर्व ग्राफ्ट ट्रांसफर्स और उस पे बात चली गई, तो फिर इतने में टाइम खत्म हो गया। उसकी यूनियन सबसे पहले तो आपने, खैर मैंने एक आगे सबसे पहले मेक श्योर करूँगा यूनियन हो बोन की, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें होंगी। उससे अगला केस था मेरा, मतलब वो ठीक हो गया, ओके हो गया, लेकिन जो 1 मिनट देते हैं उसके बाद ये लोग शॉर्ट केस के बाद, तो उसमें फिर आपको थोड़ा सा रीग्रुप होने का मौका मिल जाता है। तो फिर उस अगला केस था, एसीएल इंजरी थी पेशेंट की, और उसको पहले कोई एसीएल इंजरी हुई थी, उसके बाद इन्फेक्ट हो गया था, उसके बाद उसका एंडो बटन रिमूव था, ग्राफ्ट भी नहीं था, और इंटरफेरेंस स्क्रू उसका टेढ़ा मेढ़ा सा पड़ा हुआ था। और वो दोबारा उसका सही एंटीरियर डोर भी पॉजिटिव था, मेनिस्कल इंजरी भी थी, मीडियल भी थी, लैटरल भी थी, और उसको अच्छा खासा उस पर पेन भी था, और उसका जो ग्राफ्ट था वो पेरोनियस लॉन्गेस्ट से लिया हुआ था। तो वो खैर उसके स्कार्स देख लिए, पेरोनियस लॉन्गेस्ट वाला ग्राफ्ट देख लिया, उसमें वो खुश हुआ। और फिर मतलब उसकी एग्जामिनेशन भी बहुत अच्छी होगी। तो उस पर फिर मैंने एक्सरे लगा दिया। एक्सरे बाद क्या कराओगे, मैंने कहा सर एमआरआई कराऊंगा। एमआरआई पे एसीएल ग्राफ्ट तो नहीं था, पीसीएल की बकलिंग थी, मीडियल लैटरल मेनिस्कस की भी इंजरीज थी। अच्छा अब और क्या करोगे, मैंने कहा सर सीटी स्कैन कराऊंगा, उसके लिए आगे क्या प्लान होगा। मैंने कहा सीटी स्कैन कराऊंगा, टनल लाइसिस के लिए इन्फेक्शन को रूल आउट करूंगा, और उसके बाद फिर बोन ग्राफ्ट कर दूंगा, और 6 मंथ्स के बाद फिर उसको दोबारा रीडू सर्जरी करूंगा, स्क्रूज वगैरह पहले निकाल के और बोन ग्राफ्ट करके फिर रीडू सर्जरी करूंगा। तो हैमस्ट्रिंग्स मैंने उनको शो कर दिया कि हैमस्ट्रिंग्स मैंने चेक किए हुए हैं। तो ये हो गया। उसके बाद फिर अगला रिकरेंट शोल्डर इंस्टेबिलिटी का पेशेंट था। एंटीरियर इंस्टेबिलिटी थी उसकी, 20 दफ़ा डिसलोकेट हो चुकी थी, तो उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया। पंकार्ट रिपेयर की बात हुई, और लेटेजे की बात हुई, प्रोसीजर्स की बात हुई, उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं उसकी बात हुई। और हाँ, फिर आगे आ गया आपका एक बच्चा था, वो थोड़ा सा बदमाश बच्चा था, मतलब वो स्टेशन से बाहर भाग जाता था, तो तंग कर रहा था काफ़ी कैंडिडेट्स को। तो चॉकलेट्स मैंने लेकर गया था साथ, एक चॉकलेट दी तो बड़ा खुश हुआ बच्चा। फिर आके ना मामा को कहता है मामा इनके पास चॉकलेट है। मैंने दूसरी चॉकलेट टेबल पे रख दी। मैंने कहा जब तुम मेरी पूरी बात सुनोगे तो उसके बाद तुम्हें दूसरी चॉकलेट मिलेगी। तो वो फिर उसने करा ली, मुझसे एग्जामिनेशन भी करा ली। तो बाकी फिर आर एस साहब से उसमें कहते हैं तुमने स्पाइन नहीं देखी। मैंने कहा खुदा की कसम मैंने स्पाइन देखी है। कहते हैं कसम क्यों खा रहे हो। मैंने कहा सर कसम ना खाई तो अपील करेंगे मुझे क्योंकि स्पाइन ना देखी हो। तो खैर उन्होंने मान ली, स्पाइन मैंने देखी भी थी। अब ये कहते हैं इसका तो डीडीएस भी था, तुमने उसके लिए क्या किया। मैंने कहा सर गेट मैंने कराई है, गेट पे तो मुझे नहीं ऐसा फील हुआ। उसका के वो वेरस फुट था, और उस नेगलेक्टेड बेसिकली नेगलेक्टेड क्लब फुट था, और नेगलेक्टेड नहीं रिकरेंट क्लब फुट था, और केबो वायरस था उसका। तो खैर वो अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसका चीज़ें केबस के लिए क्या करोगे, वायरस के लिए क्या करोगे करेक्ट करने के लिए। फिर इक्वाइनस है, तो अगर इक्वाइनस है तो इसके हॉरिजॉन्टल लिम्ब अगर टीयर रिलीज कर रहे हो तो लेंथनिंग कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टल लिम्ब के साइड पे रखोगे। बस यही बातें थी। फिर क्या कराओगे, मैंने कहा सर एक्सरेज कराऊंगा, उस पर क्या नज़र आ रहा है। उस पर पैरेललिज्म था, और
मेरीज एंगल माइनस में था, उसका वायरस में गया था ना इसलिए। और कैलकेनियल पेज मैंने देखूँगा जो कि उसमें थी ज़्यादा थी। तो ये इस तरह था शॉर्ट केस। पहला टेनल मिस किया था, उसके अलावा मेरा ख्याल है कि मेरा ठीक हो गया था। तो फिर लॉन्ग केस जब आया, तो लॉन्ग केस बिल्कुल मैंने नहीं देखा हुआ था पहले का। लॉन्ग केस बच्चा था, कोई 16-17 साल का, उसका क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस था फीमर का। एक्टिवली बस डिस्चार्ज आ रही थी उसको, सर्जरीज भी उसकी हो चुकी थी, और उसका नी का कॉन्ट्रैक्चर था 5-10 डिग्री से ज़्यादा वो बेंड नहीं करता था, और उसकी शॉर्टनिंग भी थी, और उसकी हिस्ट्री भी काफ़ी लंबी थी, सर्जरी भी थी हुई थी, उसकी हकीम को भी दिखाया हुआ था। फिर उसको एक दफ़ा उसको कोई लेम्फ की जनरलाइज स्वेलिंग भी हो गई थी, कोई सेलुलाइटिस वाली की पिक्चर थी। तो हिस्ट्री लंबी थी। फिर बीच में 12-13 मिनट जब हुए तो बस मैंने उसको उठा दिया। उसको मैंने फिर चेंज कराते कराते और एग्जामिनेशन कराते कराते बाकी क्वेश्चंस पूछे। तो हिस्ट्री फिर प्रेजेंट अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उस पर वाइवा चलता रहा, उसकी एक्टिवली डिस्चार्ज भी आ रहा था, बल्कि उसको मैंने गॉज से किया, फिर उसको सूंगा, फिर उसको कंसिस्टेंसी देखी, बाकी उसकी अपरेंट लेंथनिंग और अपरेंट शॉर्टनिंग देखी, गेयर देखा, नी की थोड़ी बहुत एग्जामिनेशन हो सकती थी वो की, क्योंकि नी तो बेंड ही नहीं रहा था ज़्यादा। हिप की सारी एग्जामिनेशन करनी थी। तो मतलब इस एग्जामिनेशन इसकी थोड़ी सी लंबी इस तरह हो गई कि अपने हिप, नी, शॉर्टनिंग, बस ये सारा कुछ देखना था। तो अपर लिम को फिर मैंने स्क्रीन कर लिया। तो वाइवा फिर स्टार्ट हुआ। तो वाइवा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ना कि 5-6 मिनट पहले ही ख़त्म हो गया। मैंने कहा कि ठीक 5 मिनट पहले, उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, बस रिसेंट एडवांसेज और सारा ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा सर, अब कहते हैं ठीक है बस अब जाए, सही है। तो बाकियों का चल रहा था, तो मैं बहुत लौट के आ गया बस। इसमें ये तसल्ली थी कि इंशाल्लाह इस पर दो ही सूरतों में जल्दी भेजते हैं, कि या तो बहुत अच्छा हो जाए या बहुत बुरा हो जाए। तो बहुत बुरा तो मुझे नहीं लग रहा था कि बहुत बुरा हुआ है, तो ये भी तसल्ली थी कि इंशाल्लाह ना कोई बहुत की ज़्यादा ना हुई, तो इंशाल्लाह पास हो जाएगा। तो इन शॉर्ट यही है। बाकी और कोई चीज़ पूछनी हो तो पूछ लें। अच्छा, मैं जब सबसे पहले किया, मेरा शॉर्ट केस था नी का। फीमेल थी, कोई 30 से 40 साल के बीच में थी। तो उसने कहा एग्जामिन द नी। 2 क्वेश्चन पूछे मैंने। मुझे देखा हुआ नहीं था देख के, लेकिन आइडिया हो रहा था कि शायद ये कोई नी की इंजरी है, लिगामेंटस या एमसीएलएल से, क्योंकि बाहर बाहर से कुछ भी नहीं था। तो जब तक मैंने उसका एंटीएड्रॉल, लैक्टमैन, ये चीज़ें नहीं की थी, मुझे उसकी डायग्नोसिस नहीं पता थी। लैक्टमैन पे मुझे फील हुआ, मैंने फिर बोला नहीं कि लैक्टमैन पॉजिटिव है। मैंने दूसरी तरफ किया उसका। जब मैंने कंपेयर किया तो फिर मैंने बोला कि एसीएल इस तरफ का मुझे लग रहा है। एसीएल जैसे साथ साथ कमेंट्री करते हैं ना, हर चीज़ की मैं कर रहा था, लेकिन मैंने लैक्टमैन पे अफेक्टेड साइड पे कमेंट्री नहीं की। मैंने जब दूसरे को कंपेयर किया फिर कमेंट्री की। फिर उसके बाद मैं सारे 3-4 टेस्ट दोनों तरफ कंपेयर करता रहा। एग्जामिनेशन मेरी मतलब मेन चीज़ें हो गई थी, लेकिन एंड में घंटी बज गई, क्योंकि वो फीमेल थी, इतनी तेज़ तेज़ नहीं चल रही थी मेरे साथ। वो घबरा भी रही थी, शर्मा भी रही थी। तो जैसे ही घंटी बजी, फिर मैंने बोल दिया कि मेरे 1-2, मैंने एंड में बीटन स्कोर करना चाहूँगा, ये वो मैंने खुद से बोल दिया कि भाई मैंने ये भी करने थे, ताकि उनके कान में पड़ जाए। तो उसने सबसे पहले ही मुझसे पूछा कि आपकी डायग्नोसिस क्या है। मैंने कहा मेरी एसीएल है। तो उसने कहा दोबारा बताओ, एसीएल सिर्फ आइसोलेटेड? मैंने कहा मुझे तो एसीएल फील हुआ है, मुझे कुछ और फील नहीं हुआ। फिर उसने वहीं वर्कअप पूछा, एमआरआई, एक्सरे और ये वो। एमआरआई पे ले गया, मुझे दिखाओ कहाँ है, क्या है, अब क्या है, कहता है। उसमें मुझे मनिस्कस भी लगा, मैंने कहा सर लेटर मनिस्कस का पोस्टीरियर हॉर्न भी है। तो उसने कहा ठीक है। ये चीज़ें उनको बड़ी पसंद आती हैं, टू बी ऑनेस्ट। अगर आपने केस देखा हुआ हो, आपको मैकमरे वहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, आप पॉजिटिव बोल देते हो कि भाई सर इसमें एसीएल भी है, इसमें ये भी है, उसमें वो भी है। फिर वो पकड़ लेते हैं, वो कहते हैं एग्जामिनेशन में कैसे पता चला आपको? पेशेंट ने तो ना कोई पेन था, ना क्लिक था, ना पॉप था, ना कुछ था। तो इस तरह का अगर केस ना भी देखा हुआ हो तो अच्छा होता है। देखा हुआ भी हो तो आप अपनी उस टाइम की एग्जामिनेशन के साथ स्टिक करो, बाद में उसको चेंज करते जाओ जैसे इन्वेस्टिगेशन लगती जाए कि भाई अब ये हो सकता है, अब ये हो सकता है। तो बाकी एसीएल का आसान ही वायवा था। उसने रिहैब पूछा, मनिस्कस के रिपेयर की टेक्निक्स पूछी, कब करोगे, कौन से वाले में करोगे, एसीएल का रिहैब जल्दी से बता दो, बस ग्राफ्ट कौन सा लोगे, इस तरह की बातें। अगला केस जो मेरा आया था वो था मीडियन नर्व वाली, वो जो इंजरी, जो एल्बो इंजरी थी, बच्ची जो बीबीएच में थी। उसको काफ़ी बार हम देख चुके थे बीबीएच में, लेकिन वो केस बड़ा लंबा था। लेकिन उसकी कमांड सिर्फ राइट की थी, राइट साइड को एग्जामिन करो। तो मैंने उसकी सबसे पहले लुक करके ना, लुक पे ही सारा बोल के चीज़ें जो मुझे लग रही थी, वेस्टिंग कंट्रक्चर और ये वो, फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी,
तो और फ़ौरन ही मैं फिर उस केस में मेजरमेंट्स पे जाता हूँ कि खड़े खड़े मैं उसकी रेंज ऑफ मोशन कंपेयर कर लूँ, फुटा रख के एल्बो की कितना फ्लेक्शन कंट्रैक्चर है और कितनी डिग्री की फ्लेक्शन कहाँ तक हो रही है, दूसरे से कंपेयर कर लिया। उसके बाद मैं फील पार्ट पे चला गया, फिर मैंने उसके सारे ज़ख्म फील किए, टिनल किया, सेंसेशंस, पल्स मैं भूल गया था या मैंने शायद खुद ही छोड़ी हुई थी अपनी स्कीम में। मुझे जैसे ही उसका सेंसरी डेफिसिट लगा मीडियन नर्व में, मैंने टिनल वगैरह मीडियन नर्व के सारे टेस्ट उसके कर लिए, सारी कर ली। तो मीडियन नर्व थोड़ी लंबी हो गई थी, तो उसने फिर घंटी बज गई, तो उसने कहा कि मतलब थोड़ी बहुत बातें पूछी, तो पहले उसने ही पूछा कि आपने पल्स नहीं देखी। मैंने कहा वो सर मेरा टाइम ख़त्म हो गया था। दूसरा एल्बो का मैं स्टेबिलिटी वो जो वेरस वेल्गस है वो भी नहीं कर सका था। उसने कहा वो भी नहीं किया आपने। मैंने कहा कि मैं करता हूँ सर। फिर मैंने वो उसको करके दिखाया, फिर उसी के रेलेवेंट पूछा कि भाई इसको 0 डिग्री पे क्यों करते हैं, 30 डिग्री पे क्यों करते हैं, और बस फिर आसान सा वाइवा था। उसके बाद जो मेरा तीसरा केस था ना वो क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस का था, टीबिया का यंग लड़का था, और सिकंदर साहब उस पर एग्जामिनर थे। इससे पहले वाले मुझे एग्जामिनर्स का कोई पता ही नहीं था। तो उसकी एग्जामिनेशन ठीक हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब इन्फेक्शन की एग्जामिनेशन और नॉन यूनियन की एग्जामिनेशन, टेलीस्कोपिंग, गर्थ और ये वो चीज़ें, लिम्फ नोड सब ठीक हो गया। उस पर वाइवा उन्होंने यही पूछा क्या लगता है, मैंने कहा क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस। और उसके अलावा डिफरेंशियल्स में उसने पूछा, मैंने कहा और नहीं है, बस मुझे ऑस्टियोमाइलिटिस है, क्योंकि उसने प्रेजेंटिंग कंप्लेन ही कही थी कि मेरे ज़ख्म से पस आती है। और मैंने कहा नॉन यूनियन के ऐसा कोई साइन नहीं है, कोई फ्रैक्चर का कोई मुझे कोई कुछ ऐसा लग नहीं रहा। और उसके बाद फिर एक्सरे पे ले गया, उसको एस्ट्रम दिखाओ, इनवल्क्रम दिखाओ, हाथ लगा के दिखाओ, फिर सिटी पे वहीं दोबारा इनवल्क्रम, एस्ट्रम, ये चीज़ें दिखाओ। और हाँ, आसान से ही सवाल पूछे थे। फिर पेशेंट पे ले गए कि इस पे इंसिजन मार्क करो, कैसे करोगे, वो मार्क कर दिया। फिर उस पे दो चार बातें कर रहे थे कि इसका आप इंट्रोमीडियल इंसिजन कह रहे हो, लेकिन इसका हाँ स्क्वेस्ट्रम तो एंट्रोलेटरल पड़ा हुआ है। तब तक घंटी बज गई। बस मैंने कहा ट्रेनिंग पस वो जो साइंस वगैरह था वो एंट्रोमीडियल साइड पे था, तो मैंने कहा इस वजह से मैं वहाँ से इंसिजन दूंगा। उसके बाद आखिरी जो मेरा सिनेरियो था, वहाँ पे एक फीमेल थी, तकरीबन 40-50 साल के आसपास थी। वो फौजी फाउंडेशन से टीए रप्चर वाली थी। मैंने देखी नहीं थी, लेकिन सुना था कि वहाँ पे कोई एक टीए रप्चर भी है। तो वो जैसे ही मैंने उसको खड़ा किया तो मुझे पता चल गया ये टीए रप्चर ही लग रहा है, क्योंकि उसका काफ़ी डिप्रेस था पीछे से टीए। तो उसको मैंने चलाया और जब टोस वगैरह पे खड़ा किया, हील पे खड़ा किया, तो मुझे कंफर्म हो गया। उसके सारे टेस्ट किए उसको सीधा लिटा के सारे टेस्ट किए, और फिर मैंने उसको उल्टा लिटाया। तो मोस्टली एग्जामिनर यही देख रहे होते हैं कि उल्टा लिटाते हैं या नहीं। मैंने उसको उल्टा लिटाया, सारे उसकी पल्पेशन और सारा थर्मस स्क्वीज टेस्ट, मेटल टेस्ट, वो सारे टेस्ट किए। घंटी बच गई। तो दिल अवेज साहब थे वहाँ, वो भी बड़े नाइस थे। उन्होंने मुझे टिश्यू विश्यू दिया, चेयर पे बैठ जाओ। उनके साथ वाले भी काफ़ी नाइस थे। उन्होंने फिर सारा उसका वाइवा लिया, एक्यूट होगा तो क्या करोगे, क्रोनिक होगा तो क्या करोगे, टर्न डाउन की कौन सी ऑप्शंस हैं, वर्कअप, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और सारा कुछ। लगता क्या है, मैंने कहा मुझे ट्रॉमेटिक लग रहा है, लेकिन वो ट्रॉमेटिक शायद था नहीं। लेकिन उसके पहले पीछे काफ पे स्कार्फ भी बना हुआ था, इसलिए मुझे लग रहा था ट्रॉमेटिक है। मैंने देखा नहीं हुआ था, इसलिए एक्सरे से पहले तक तो मैं ट्रॉमेटिक ही खाता रहा हूँ। जब उन्होंने एक्सरे लगाया तो उस पर फिर स्पर्स वगैरह ये वो चीज़ें नज़र आ रही थी। तो फिर मैंने एक्सरे देख के कहा कि ये डिजेनरेटिव हो सकता है, हॉगलैंड हो सकता है, ये वो। तो इन चीज़ों से अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अगर आपने ना भी देखा हो ना मरीज, खाली पता भी हो, तो आप क्लिनिकली जो चीज़ नज़र आती है वो बताओ, फिर एक्सरे और बाकी इन्वेस्टिगेशंस के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करते जाओ अपना। फिर उस पे उन्होंने सारा रिहैब वगैरह ये वो सारी चीज़ें पूछी, तो वो भी अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी लॉन्ग केस जब हमें ऊपर भेजा अंदर हॉल पे, तो मुझे बताया कि ये 16 नंबर कैबिन में आपने जाना है। तो मुझे नहीं पता था, फिर दूर से मैंने देखा तो वहाँ हनीफ साहब हैं। मैंने कहा लो जी, आज तो मुश्किल ही होगा बाबा। लेकिन केस जैसे मैं बाहर ठहरा था, वेट कर रहा था, तो मुझे आइडिया हो गया कि ये कोई एवियन का है, क्योंकि आपस में एग्जामिनर्स बातें कर रहे थे कि इसकी कोल्ड डिकम्प्रेशन होनी चाहिए, ये होना चाहिए वो। तो मुझे उससे आइडिया हो गया कि ये कोई एवियन का ही है, क्योंकि मैं दूसरा बंदा था पहले वाला, जैसे ही करके निकला तो उन्होंने कहा आप कैबिन के बाहर खड़े होकर वेट करें जब तक घंटी नहीं बजती। घंटी बजी तो मैं अंदर गया, मैंने एग्जामिनेशन शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज़ ये थी, वो था तो बायलैटरल एवियन। प्रेजेंटिंग कंप्लेन उसकी सिर्फ राइट साइड की थी कि राइट हिप पेन है, और उसने कोई नहीं, मैंने बार बार पूछा कोई और मसला, और उसने कोई मसला भी नहीं बताया, कोई लिंपिंग नहीं, कोई डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग नहीं, कुछ नहीं। तो यंग था, एक्टिव था पेशेंट भी, शायद सीएमएच का था, लेकिन मैंने उसको इतना
और से खंगाला नहीं हुआ था, मुझे याद भी नहीं था उस टाइम। तो मैंने उसकी हिस्ट्री की 10-11 मिनट में ही ख़त्म कर ली, क्योंकि एक ही प्रेजेंटिंग कंप्लेन थी, कोई इतना ज़्यादा हिस्ट्री में कुछ मिल भी नहीं रहा था। लेकिन मैंने बड़ा ऊंचा ज़ोर शोर से वो हिस्ट्री ली, वो जो एवियन की सारी कॉजेज़ होती हैं, एसेप्टिक सारी रूल आउट की, सारा डिफरेंशियल, सारा सिस्टेमिक, कोई स्टेरॉइड्स, कोई अल्कोहल, कोई एडिक्शन, हर चीज़ बार बार पूछी ताकि एग्जामिनर्स को पता चल जाए कि मैंने थॉरोली इसको स्क्रीन किया है। उसके बाद जैसे ही 10-11 मिनट हुए तो मैंने हिस्ट्री बंद कर दी। मैंने उसको वहीं लेट, वो मेरा मरीज़ ना लेट के हिस्ट्री दे रहा था सारी, तो लेटे-लेटे ही मैंने उसको बीकी कफ लगाया, उसके बगल में थर्मामीटर रख दिया। उसका मैंने बीपी लेने के बाद उसकी एब्डोमेन को पल्पेट करना शुरू कर दिया। और पहले मैं लेफ़्ट साइड पे बैठा था, क्योंकि वो रूम का सीन ही ऐसा था कि राइट साइड एग्जामिनर्स बैठे थे, बीच में पेशेंट था, मैं लेफ़्ट साइड। लेकिन मुझे लगा कि मुझे राइट साइड जाना चाहिए, फिर मैं राइट साइड उठ के चला गया। एग्जामिनर्स को बोल दिया कि मैं शायद आपके बीच में आ जाऊँ। उन्होंने कहा कोई नहीं, हमें कोई मसला नहीं, आप करें। तो प्रॉपर मैंने एब्डोमेन एग्जामिनेशन की, चेस्ट सुनी, हार्ट सुना, लिम्फ नोड्स वगैरह सारा कुछ देखा और सारा जीपी कंप्लीट किया, तो उसमें 3-4 मिनट लग गए। उसके बाद मैंने अपना उसको मरीज़ को फिर बिठाया, बिठा के उसके पीछे से चेस्ट सुनी, सारे गर्दन के लिम्फ नोड्स वगैरह ये देखे। फिर उसके बाद उसको मैंने खड़ा किया, फिर लुक फील मूव अपना सारा हिप की एग्जामिनेशन की। अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेस्ट ऐसा मेरा मिस नहीं हुआ हिप के। और उसमें कोई इतनी मसले भी नहीं थे कि अगर मैं कहूँ कि कॉम्प्लिकेटेड मसला था, कोई उसके कंट्रैक्चर्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं थे। लेकिन वो आपकी मेन टेक्निक्स देखते हैं हिप की एग्जामिनेशन में, कि आपने थॉमस सही किया, आपने रेंज ऑफ मोशन सही दी, आपने स्क्वायरिंग की, आपने हाथ रखा, मोशंस मूवमेंट चेक करते हुए कि भाई आइलेक्स स्पाइन पे हाथ रखा, पेल्विक को पकड़ा के पेल्विक तो नहीं मूव हो रहा। और ये जो ब्रायन ट्रायंगल बनाते हैं, कैसे बना रहे हो आप, सही जगह निशान लगा रहे हो। हनीफ साहब थे, वो मोस्टली मेरी अच्छा नसीब ये था कि उनके पास हिस्ट्री एग्जामिनेशन वाला पोर्शन था, तो वो खड़े होकर देख रहे थे गौर गौर से। लेकिन मैंने कोई ऐसा पॉइंट मिस नहीं किया उन। तो जब हो गया मेरा टाइम, घंटी बज गई, तो मैंने ऑलमोस्ट सारी कर ली थी, लेकिन घंटी बज गई, फिर उन्होंने कहा चलो आप 3-4 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, अपना खुद को कंपाइल कर लो। मैंने कंपाइल किया, तो बाद में मैं जैसे आया उन्होंने कहा अपना पॉजिटिव फाइंडिंग बताओ। लेकिन मैंने इन चीज़ों में एक चीज़ ख्याल रखी, मैं पेशेंट के साथ बड़ा पोलाइट था, बार बार उससे कम्युनिकेट करता था, पल्पेट करते हुए पेशेंट की तरफ देखता था, कहता था कहीं दर्द हो कुछ हो मुझे पहले बता देना है। पेशेंट के कपड़े कर तमीज़ से उतार के खुद रखवाए, चादर पकड़ी सामने से। फिर जब एग्जामिनेशन हो गई, उसको कपड़े खुद उठा के शलवार दी, थैंक यू किया। तो इन चीज़ों को बड़ा नोट करते हैं, तो इसलिए मैंने इस दफ़ा इन पे ख़ास ज़ोर रखा हुआ था। और फिर जब उसने कहा पॉजिटिव फाइंडिंग बता दो, तो मैं पॉजिटिव फाइंडिंग नहीं बताता, मैं पूरी अपनी शुरू हो जाता हूँ, शुरू से दास्तान। क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे प्लस पॉइंट यही है, हिस्ट्री एग्जामिनेशन प्रेजेंटेशन, तो मैं कहता था उनमें मैं प्रॉपर पूरा लेके चलूँ। तो हिस्ट्री मैंने पूरी प्रॉपर सुनाई, फिर वो बीच बीच में कह देते थे पॉजिटिव, तो मैं एग्जामिनेशन भी मैंने प्रॉपर पूरी सुनाई उनके। मेरा होता था कि उनके जो 15-20 मिनट है ना, उनमें मैं मैक्सिमम अपना टाइम निकालूँ। उसके बाद उसने फिर वर्कअप पे आए, क्या कराओगे, मतलब एज सच कीड़ा कोई नहीं निकाला हिस्ट्री एग्जामिनेशन में। एक्सरेज लगाए, एक्सरेज में फिर उसने, मैंने देखा, तब मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि इसका दूसरी तरफ भी एवियन है। एक तरफ उसका स्टेज 3 था, एक तरफ स्टेज 2 था। तो फिर मैंने एक्सरे पे, ये नहीं है कि सिर्फ उसी साइड लगा रहा जो उसकी कंप्लेन थी, मैंने दूसरे को भी एक्सप्लेन किया, दोनों साइड्स को एक्सप्लेन किया, दोनों की उसने स्टेजिंग पूछी। एक्सरे में थोड़ा बहुत हनीफ ने मुझे फंसाया कि जॉइंट स्पेस कैसे देखते हैं, किस तरह मेजर करते हैं। जब मैंने कहा ना कि मुझे जॉइंट स्पेस थोड़ी रिड्यूस नज़र आ रही है, तो वो कहता है कैसे पता चलता है, किस तरह देखते हैं, कौन सी देखते हैं, मीडियल देखते हैं, सुपीरियर देखते हैं। तो इन चीज़ों में ज़रा फंसा रहा था। इसके अलावा ऐसा कहीं ब्रेक नहीं लगी मेरी। उसके बाद एमआरआई भी हनीफ ने लगाया। एमआरआई पे मैंने दोनों तरफ हेड में चेंजेस बता दी, उसमें उसने सुपरफिशियली पूछा व्यूज़ कौन कौन से होते हैं, क्या नज़र आ रहा है, और बस। उसके बाद मेरा नसीब अच्छा था कि हनीफ बैठ गया चुप करके, उसने दूसरे को कहा वाई वालो। दूसरा मुझे नहीं पता था कौन था, कोई शायद इस्लामाबाद का ही था, लेकिन वो बड़ा नाइस था। उसने पूछा क्या करोगे, क्या प्लान है। मतलब मैंने इतना अच्छा प्रेजेंट किया, उन्होंने मुझसे डिफरेंशियल भी ऐसा सच नहीं पूछा। मतलब मैं अपनी प्रेजेंटेशन में ही बताता रहा कि मुझे जो लगता था एवीएन वगैरह, मैंने उसके लिए ये भी पूछा, ये भी पूछा, ये भी पूछा, मुझे कुछ नहीं लग रहा था, मोस्ट प्रॉब्ली इडियोपैथिक ही होगा। तो दूसरे ने फिर पूछा क्या करोगे, तो मैंने प्लान में दोनों तरफ का ही कहा कि मैं जो उसकी कंप्लेन नहीं है, स्टेज 2 है, उसमें कोड डिकम्प्रेशन करूँगा।
और जो स्टेज 3 है इसको भी मैं एड्रेस करूँगा। आइडियली तो इसमें THR होना चाहिए, लेकिन मैं पेशेंट के साथ बैठ के काउंसल करके उसको कहूँगा कि अगर आप रिस्क लेना चाह रहे हो तो हम एक अटेम्प्ट कर सकते हैं कोल्ड डिकम्प्रेशन की विद बोन ग्राफ्ट, और देख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसका होगा THR। इस पे वो बड़ा मुझे करते रहे कि भाई मैं अपने प्लान से इधर उधर हूँ, लेकिन मैंने डिफेंड किया कि दूसरे को क्यों कर रहे हो, इसको क्यों कर रहे हो, दोनों को क्यों कर रहे हो। फिर बोन ग्राफ्ट की टाइप्स पूछी, तरीके पूछे। कोल्ड डिकम्प्रेशन पे थोड़ा वाइवा हमारा लंबा हो गया 10 मिनट का। उसके बाद फिर उसने कहा अच्छा अगर आपको THR करना पड़े तो फिर उसकी अप्रोच, उसकी कॉम्प्लिकेशंस, उसकी पोजीशनिंग और तकरीबन सारा ही THR का वाइवा चलता रहा। पोस्ट ऑप रिहैब, डिसलोकेशन से कैसे बचाओगे, अबडक्टर वीकनेस, लेटरल अप्रोच मैंने बताई थी, उसके सवाल तो अबडक्टर वीकनेस को कैसे एड्रेस करोगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा स्मूथ हो गया। बीच में कोई अगर एक आध सवाल ड्रॉप भी हुआ हो, कोई इतना सिग्निफिकेंट ड्रॉप नहीं हुआ, तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, कोई इतना ऐसा सवाल नहीं हुआ। केस भी अल्हम्दुलिल्लाह THR AVN ये चीज़ें तो सबको ही आती होती हैं, बस अल्लाह का शुक्र है वो केस भी आसान आ गया, पेशेंट भी यंग एक्टिव था और वाइवा भी स्मूथ ही हो गया, कोई इतना फंसाया नहीं उन्होंने। कोई इतनी बहुत डिटेल्ड या टेक्निकल बातें भी वो नहीं पूछ रहे थे, सुपरफिशियली पूछते हैं। मेन आपका इंप्रेशन आपके पहले 5-10 मिनट से पड़ जाता है कि आप किस तरह हिस्ट्री और एग्जामिनेशन शुरू करते हो, तो उससे मोस्ट प्रॉब्लम एग्जामिनर्स का माइंड बन जाता है कि बच्चे को अब कैसे लेके चलना है। जी, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही है कि बेसिकली ये एग्ज़ाम जो है वो हमारे जो टेस्ट है ना वो अप्रोच की टेस्ट है, टाइम मैनेजमेंट की टेस्ट है। ये टेस्ट एक जो एग्ज़ाम है ये यही टेस्ट कर रहा होता है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसी है, हमारी अप्रोच कैसी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस एग्ज़ाम में ये है कि वो जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि वो हम लोगों ने हिस्ट्री के लंबे लंबे फार्मूले बनाए होते हैं पेन के और हर चीज़ के, और 50-50 चीज़ें। तो बेसिकली एग्जामिनर्स को ये चीज़ें नहीं याद होती, फार्मूले एग्जामिनर्स को नहीं याद होते। तो वो देख रहे होते हैं कि आप टिपिकली पिन पॉइंट हिस्ट्री किस तरह लेते हैं। आप पेशेंट के डायग्नोसिस की तरफ जो है वो जा रहे हैं कि आप बस वैसे ही लगे हुए हैं, एक स्कीम आपने याद की हुई है और लगे हुए हैं। मैंने पर्सनली आपको बताऊं, इस दफ़ा मैंने कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं किया। मैं जस्ट पेशेंट से जो है वो डिग आउट किया कि उसका पिन पॉइंट मसला क्या है, और मैंने अपने डीडीज को रूल आउट किया और एग्जामिनर को सुना सुना के मैंने उससे क्वेश्चन पूछे कि तुम्हारा बेसिकली मेरा जो केस था वो था मल्टी लिगामेंटस नी इंजरी थी, और बेसिकली पेशेंट को ट्रॉमा हुआ था 7 ईयर बैक। उसका टिबियल प्लेटो फ्रैक्चर हुआ था, जिसकी वजह से उसको टिबियल प्लेटो फ्रैक्चर विद मल्टी लिगामेंटस इंजरी हुआ था, और मल यूनियन हुआ था जीनो वेरम विथ मल्टी लिगामेंटस इंजरी। ये मेरा केस था। तो मैं हिस्ट्री में एग्जामिनर को सुना सुना के यही पूछ रहा था कि जब तुम्हें हुआ तो तुम्हारा ये नी कैप तो निकला नहीं था, तुम्हारा घुटना बाहर तो नहीं निकला था, तुम्हारा जो पाँव है ये नीचे सुन तो नहीं हुआ था, इसका कलर तो चेंज नहीं हुआ था, उस वक्त कोई रग तो तुम्हारी नहीं लगी थी। मतलब मैं डीडीज को रूल आउट कर रहा था। हिप जॉइंट तुम्हारा निकला तो नहीं था, और तुम्हें जो है वो उस वक्त आवाज़ सुनाई दी थी कोई, उससे उसी उसी टाइम पे तुम्हारा जो है वो सूजन हुई थी। ये सारी चीज़ें मतलब एग्जामिनर को ये लगे कि आप कुछ सोच रहे हो, कुछ डिफरेंशियल्स हैं वो आप रूल आउट कर रहे हो। तो ये मेरा लॉन्ग केस था, इसमें मैंने जो है वो 10 मिनट में हिस्ट्री ली है। कोई मुझे याद नहीं है मैंने कोई फार्मूला अप्लाई किया हो जो बादल जो इधर उधर नोट्स में हमने पढ़े होते हैं। मैंने पेन को थोड़ा सा एलेबोरेट किया, मैंने उसके लिगामेंटस इंजरी को थोड़ा सा एलेबोरेट किया, बाकी मैंने डीड्यूस को रूल आउट किया और डायरेक्ट मैं एग्जामिनेशन पे चला गया। एग्जामिनेशन में एक एग्जामिनर मेरे सर पे खड़ा हो गया। मैंने उसके सारे टेस्ट किए, मैंने उसके टिबिया फेमोरल एंगल, क्यू एंगल, मैंने उसके रेंज ऑफ मूवमेंट्स, मैंने उसके जो है वो लेग मैन, एंटीरियर ड्रॉ, पोस्टीरियर ड्रॉ एग्जामिनर को बता बता के मैंने किया है कि ये देखें इस तरह कर रहे हैं, और सब कुछ किया। और अनफॉर्चुनेटली डायल टेस्ट मुझसे रह गया था, और एग्जामिनर फॉर्चुनेटली मेरे अच्छे थे, तो उन्होंने मुझे कहा डॉक्टर साहब आपने इसकी जो है वो पोस्टीरियर लेटरल इंस्टेबिलिटी चेक किस तरह करते हैं। मैंने कहा सर डायल टेस्ट से करते हैं। आप कहते हैं आपने किया, मैंने सॉरी कर दिया। मैंने कहा सॉरी सर, मुझे मेरे जहन में था करना, लेकिन बस उस वक्त मैं भूल गया, मुझे आता है इस तरह करते हैं, मैंने बता दिया। तो एग्जामिनर ने, क्योंकि बाकी सारी एग्जामिनेशन उसने मेरे सर पे खड़े होकर देखी है मेरी, तो वो बहुत अच्छे से वाइवा लेके गए। जो शॉर्ट केसेस थे, मैंने किसी भी शॉर्ट केस में डायग्नोसिस नहीं बताया डायरेक्ट। मेरा एक शॉर्ट केस था टीबी एल्बो का, और हमें पता हुआ था कि एक पेशेंट है जिना में एडमिट है जिसको टीबी एल्बो है, और
उसका जो है वो एडमिट है, पिक्चर भी आई थी जनाब में। उन्होंने लास्ट 2-3 डेज पे बैन कर दिया था कैंडिडेट्स का जाना, कोई मसला हुआ था। तो हमें पता हुआ था कि एक पेशेंट है, फीमेल ओल्ड पेशेंट है जिसको टीबी एल्बो है। तो मैंने एग्जामिनर ने मुझे कमांड दी, मैंने उसको एग्जामिन किया, सारी चीज़ें एल्बो की एग्जामिन की, उसकी रेंज ऑफ मोशन मैंने जो है वो सारी मेजर की क्यू एंगल से, उससे गोनियोमीटर से। क्यू एंगल अपना कैरिंग एंगल उसका हो नहीं सकता था क्योंकि उसकी फ्लेक्शन भी लिमिटेड थी, एक्सटेंशन भी लिमिटेड थी, और उसके मल्टीपल साइनसेस थे। तो मैंने उसको डायग्नोसिस में मैंने उसको बताया, सर ये पोस्ट सेप्टिक सीक्वल है, ये क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस का सीक्वल हो सकता है सर। टीबी का मैंने नाम नहीं लिया। उसने कहा और मैंने कहा सर बस फिर तो मुझे डिटेल हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी। तो बस ये वाइवा भी अच्छा हो गया। फिर उसने कहा आखिर में, मैंने कहा सर एक्सरे वगैरह उसने लगाया, उसको डिस्क्राइब किया, मैंने कहा सर ये टीबी भी हो सकता है आखिर में, मैंने कहा, उसने कहा हाँ ये टीबी ही है, तो कैसे मैनेज करेंगे। फिर मैंने बता दिया एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स देंगे, और उसका एल्बो बिल्कुल ख़त्म था। तो मैंने कहा सर इसको हम फंक्शनल उसमें आर्थोडीज कर सकते हैं। उसने कहा और क्या ऑप्शन है, मैंने कहा सर इसमें आर्थोप्लास्टी भी कर सकते हैं। लॉन्ग केस, शॉर्ट केस जो था मेरा वो था बेसिकली सीएमटी था, बायलेटरल सीएमटी था। मोस्ट जो है ज़्यादातर उसका राइट साइड जो है वो इफेक्ट था, कमांड भी राइट साइड की मिली थी। मैंने उसको एग्जामिन किया, उसके जॉइंट वगैरह सप्पल थे, उसको केवो वायरस इक्वाइनो केवो वायरस डिफॉर्मिटी थी, और सारी चीज़ें मैंने डिस्क्राइब करी। मैं तो एग्जामिनर ने मुझे कहा क्या हो सकता है, मैंने कहा सर सीएमटी हो सकता है। उसने कहा और क्या हो सकता है, मैंने कहा सर सीपी हो सकता है, एमएमसी हो सकता है, पोलियो हो सकता है। उसने कहा पोलियो कैसे, मैंने कहा सर इसकी रिफ्लेक्सेस डिमिनिश हैं। तो उसने मुझे कहा अच्छा दोबारा करके दिखाओ। जब मैं नीचे चला गया पेशेंट को दोबारा मैंने रिफ्लेक्सेस किए तो वो डिमिनिश थी। तो एग्जामिनर बड़ा खुश हुआ, और फिर उसने कहा क्या करेंगे, मैंने कहा सर सॉफ्ट टिश्यू प्रोसीजर करूंगा, पर आप डिसाइड करूंगा, सॉफ्ट टिश्यू से ठीक ना हुआ तो बोनी करूंगा। उसने कहा अच्छा एक्वाइनस आपका करेक्ट नहीं हुआ, क्या करोगे, मैंने कहा सर टीए लेंथनिंग करूंगा। उसने कहा उससे नहीं हुआ, मैंने कहा सर कैप्सूलॉटमीज करूंगा। उसने कहा उससे नहीं हुआ, मैंने कहा सर लेमोरोनीडी प्रोसीजर करूंगा। तो उसने कहा नहीं कोई और ठीक है। तो वो ट्रिपल आर्थराइटिस का बेसिकली पूछना चाह रहा था, तो मैं उसको यही कह रहा था कि सर इसके जॉइंट सप्पल हैं, इसमें आर्थराइटिस नहीं है, तो मुझे ट्रिपल आर्थराइटिस की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह तीसरा केस जो है वो मेरा रेडियल नर्व, हाई रेडियल नर्व पाल्सी था, लेकिन साथ में उसको नॉन यूनियन ऑफ दी डिस्टल ह्यूमरस था। वो केस भी अच्छा हुआ, उसमें भी अच्छा वाइवा गया। उसके बाद ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा का था। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है कि एग्ज़ाम में आपने, एक तो ये है कि आपको कॉन्फिडेंस जितना आप रहेंगे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, एनजाइटी बिल्कुल नहीं रहनी। असल में एग्ज़ाम में बहुत काबिल काबिल लोग भी रह जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उनको आता नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो उस वक्त एट इन जो टाइम होता है उसी वक्त वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। हालांकि हमारे ऐसे कुलीग्स भी हैं जिनको कैम्बल भी याद है पूरी, लेकिन बस वो अनफॉर्चुनेटली वो रह जाते हैं। ये बेसिकली आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंट पैदा करना होगा। आपने, मैं जब आया अपना एग्ज़ाम दे के, मैंने अपने कोलीग्स को यही बताया जिनका नेक्स्ट डे था कि आपने कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। एक तो आपने ऊंचा बोलना है, एग्जामिनर को आप आवाज़ ऐसी क्लियर सुनाई दे, आपको तीसरे स्टेशन वाले को भी आपकी आवाज़ आनी चाहिए। सेकेंडली आपने एग्ज़ाम में ये समझे कि एग्जामिनर तो है ही नहीं है, बस आप वैसे ही लगे हुए हैं। तीसरा ये है कि आपने सॉरी कहना है। जब भी आपसे गलती हो जाए, एग्जामिनर आपको वो कर ले, आप सॉरी कहें कि सर मुझे ये चीज़ आती थी, सॉरी मैं उस वक्त भूल गया हूँ। तो सॉरी कर लिया। एटीट्यूड आपने बिल्कुल कैंडिडेट वाला रखना है। और एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर डिसीजन जो मैं सोच रहा हूँ कि वो ज़्यादातर ये लोग डिसीजन एग्जामिनेशन पे लेते हैं। अगर आपकी एग्जामिनेशन स्मूथ है और आप स्टेप बाय चल रहे हो और आप टेलर कर रहे हो अपनी एग्जामिनेशन को, तो फिर ये आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये तभी होगा जब आप बार बार एग्जामिनेशन करेंगे, खुद को सेल्फ असेस करेंगे, दूसरे बंदे से असेसमेंट करवाएंगे।